वेलकम। तो हमने जहाँ पर लेक्चर को छोड़ा था उससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इंडक्शन मशीन्स के बारे में हमने समझ लिया कि किस तरीके से हमारे इंडक्शन मशीन्स जो हैं वो किसी एक सर्टेन स्पीड जो कि हम एनआर कहते हैं उस पर ही रोटेट करती हैं, जो कि एनएस से या तो कम होगा या तो ज़्यादा होगा, बट एनएस के बराबर कभी भी नहीं होगा। ठीक, ये चीज़ हमने समझ ली। अब एक डायग्राम की हेल्प से हम समझते हैं कि किस तरीके से हमारा मोशन हो रहा है। ठीक, तो सपोज करते हैं ये हमारा स्टेटर हो गया। ठीक है, एंड दिस वन इज रोटर। ठीक, अगर हम बात करते हैं कि रोटर की एक्सिस से लेते हैं इस डायरेक्शन में, सपोज करते हैं फ्लक्स हो गई हमारी। ठीक है, फ्लक्स हो गई, और इस डायरेक्शन में हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, स्टेटर फ्लक्स हमारा इस डायरेक्शन में हमारा मूव कर रहा है। ठीक है, स्टेटर फ्लक्स जो है हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब हम आगे देखते हैं, अगर हम कंडक्टर्स ले लेते हैं कि रोटर के कंडक्टर्स में किस तरीके से करंट हमारा आ रही होगी या जा रही होगी, उसके बारे में समझने के लिए। तो सपोज करते हैं ये यहाँ पर एक कंडक्टर लेते हैं, एक यहाँ पर कंडक्टर लेते हैं। तो अगर इसको हम कह देते हैं ए डैश, ये कहते हैं इसको 120 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट के साथ यहाँ पर हम बी लेते हैं, और यहाँ पर हमारा बी डैश देखने को मिलेगा। ठीक, यहाँ पर अगर हम सी ले लेते हैं तो यहाँ पर हमारा सी डैश देखने को मिलेगा। ठीक है, इट मीन्स हमारा स्टेटर को जो कि हमने 3 फेज की सप्लाई दी थी, रोटर पे भी हमारा 3 फेज वाइंडिंग ही होगी। ठीक है, रोटर पे भी हमारी 3 फेज वाइंडिंग होगी, जिसके कि हमने सिंगल कंडक्टर्स को ले करके और समझने की कोशिश करते हैं हम कि किस तरीके से यहाँ पर हमारा प्रोसेस जो है हमारा इंडक्शन का, या किस तरीके से हमारा रोटेशन यहाँ पर होगा, किस तरीके से हमारी मोटर ऑपरेट होगी। ठीक, तो एक बार को हम सपोज करते हैं कि जो एनएस स्पीड पे हमारा रोटर एनएस स्पीड पे जो हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है, तो अगर हम सपोज करेंगे तो रोटर को हम इस डायरेक्शन में ले सकते हैं। ठीक, अगर हम इसको स्टेशनरी मान लेते हैं, रुका हुआ मान लेते हैं अगर हम, तो हमारा जो रोटर की स्पीड हो जाएगी वो इस डायरेक्शन में हो जाएगी। ठीक, इसको अगर हम स्टेशनरी मानते हैं, इस फील्ड को इस डायरेक्शन में नहीं घूम रही है अगर, तो अगर हम इसको स्टेशनरी मान लेते हैं तो इट मीन्स रोटर हमारा इस डायरेक्शन में, यानी कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो एनएस स्पीड से हमारा रोटर जो है कि वो रोटेट कर रहा है। ठीक, अब हमने फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के बारे में पढ़ा था कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ हमारी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है। तो एफ बी आई और सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो फोर्स, अगर इस वाले कंडक्टर की हम बात करते हैं, ए डैश की बात करते हैं, तो इस पे फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक, बी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, तो करंट किस डायरेक्शन में आएगी, आउटसाइड आएगी। ठीक है, आउटसाइड आएगी हमारी करंट, डॉट होगा। सिमिलरली यहाँ पर हमने फिर डॉट भर दिया। ठीक है, यानी कि इस कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन हमारी डॉट हो गई, किससे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की हेल्प से। ठीक, राइट हैंड रूल की हेल्प से इसकी डायरेक्शन निकाल ली। अब जब ए डैश की डायरेक्शन हमारी डॉट हो गई तो ए की हमारी फिर क्रॉस ही हो जाएगी। निकालने को हम निकाल भी सकते हैं, कैसे निकालेंगे, अगेन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। कैसे, इसमें जो हमारी फोर्स की डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है फोर्स हमारा। ठीक, फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में, क्योंकि मोशन हमारा क्लॉकवाइज हो रहा है तो फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है। अगर बी की बात करेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो इस डायरेक्शन में है। तो हमारा जो यहाँ पर अगर हमारा जो करंट की वैल्यू आएगी वो किस डायरेक्शन में आएगी, इनवर्ड आएगी। ठीक है, इनवर्ड आएगी, इट मीन्स क्रॉस आएगा। ठीक, क्रॉस आएगा, तो यहाँ पर हमने क्रॉस लगाया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सारे कंडक्टर्स की करंट की डायरेक्शन देख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा डॉट और क्रॉस का मतलब क्या हुआ कि किस तरीके से हमारी करंट तो फ्लो कर रही है, इसमें से हमारी जो करंट है वो बाहर निकल रही है। ठीक है, इससे बाहर निकल रही है और इससे अंदर जा रही है। इट मीन्स जो इसकी वाइंडिंग हो गई कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने वाइंडिंग यहाँ पर कर रखी है हॉरिजॉन्टल प्लेस में। ठीक, हॉरिजॉन्टल प्लेन में कुछ इस तरीके से हमने वाइंडिंग कर रखी है और करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हमारी फ्लो हो रही है। ठीक, ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। ठीक,
फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी हम यूज़ कर सकते हैं और कर्ल रूल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कर्ल रूल आप देख लीजिएगा किस तरीके से यूज़ करते हैं, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट्स में आप डालिएगा और मैं उसको बताने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो कर्ल रूल का भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब क्या है कि मैक्सिमम ईएमएफ जो इंड्यूस होता है, ठीक है, कॉइल के अक्रॉस, वो कैसे लाई कर रहा है, ठीक, इस डायरेक्शन में लाई कर रहा है, ठीक, इस डायरेक्शन में लाई कर रहा है, हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फाई की डायरेक्शन है, ठीक, और यही हमारे कॉइल की डायरेक्शन है, ठीक है। तो दोनों आपस में पैरेलल है। तो अब जैसे ही हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो फाई फ्लक्स है ये बिल्कुल भी इस कॉइल के साथ कनेक्ट नहीं कर रहा है, कट नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर इसकी डायरेक्शन ऐसी होती और ये फ्लक्स की डायरेक्शन होती तब तो ये इसके थ्रू पास हो रहा था ना, बट इस केस में अगर इसको ऐसे रखते हैं हम और ये ऐसे है तो पास नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो मैंने ऐसे दिखा दिया, बट ये ऐसे आप सामने से देखेंगे तो फ्रंट व्यू उसका कुछ लाइन जैसा लगेगा, और ये भी हमारा फ्लक्स है तो ये क्रॉस तो नहीं होगा ना। अब जब ये क्रॉस नहीं हो रहा है तो हमारा फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो गई थ्रू दिस पर्टिकुलर कॉइल, 0 हो गई। इट मीन्स फाई की वैल्यू जो हो गई हमारी पैरेलल के केस में 0 हो गई। और जैसे ही फाई हमारा 0 हुआ उसी तरीके से हमारा ईएमएफ मैक्सिमम हो गया, ठीक है। अब फाई 0 होने से ईएमएफ क्यों मैक्सिमम हुआ वो हम देखते हैं क्यों हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले एक फेजर डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि ये हमने ले लिया फाई को, ठीक, ये जो फाई हमारा था, ये जो हमारा फाई था, इसको हमने यहाँ पर ले लिया फाई, ठीक। अब हम अगर फाई से बात करते हैं तो ईएमएफ जो होता है वो लैग कर रहा होता है कितना, 90 डिग्रीज। हमने पढ़ा था कि फाई से जो हमारा ईएमएफ होता है दैट इज E2 है, ठीक। जैसे हम ट्रांसफार्मर के केस में देखा था हमने, जैसे ही हमारा फाई यहाँ से फ्लो होना चालू हुआ उसके 90 डिग्री बाद यानी कि 90 डिग्री लैग करते हुए एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ था यहाँ पे E2। तो यहाँ पर जो फेज डिफरेंस था दोनों के बीच का 90 डिग्री था। तो जैसे ही 90 डिग्री ये लैग करेगा तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। मीन्स अगर फाई 0 है, फाई यहाँ पर हमने जैसा देख रखा है 0 है, तो यहाँ पर ई की वैल्यू दैट इज ईएमएफ की वैल्यू, E2 की वैल्यू यहाँ पर हमारी 90 डिग्री हो जाएगी, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी और इसी डायरेक्शन में हमें क्या पता है, अगर हम बात कर लेते हैं, एक अजम्पशन हम ले करके चलते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम क्या करते हैं हम कि अगर रोटर का हमारा वाइंडिंग जो है वो प्योरली रेजिस्टिव है, ठीक, रोटर की जो हमारी वाइंडिंग है वो प्योरली रेजिस्टिव है, ये पॉइंट हम मान के चलते हैं, जो कि होगी नहीं, तो हम केवल एज्यूम करके चल रहे हैं। अगर प्योरली रेजिस्टिव हो गई हमारी वाइंडिंग तो करंट भी सेम इसी डायरेक्शन में हो जाएगी, दैट इज I2 सेम डायरेक्शन में हो जाएगी। और अगर I2 उसी डायरेक्शन में होगी तो I2 से बनने वाला फ्लक्स दैट इज F2 ये भी हमारा उसी डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक। तो ये तो हमारा आइडियल केस है जब हमने मान करके चला है कि रोटर की जो हमारी वाइंडिंग है वो रेजिस्टिव है, ठीक, ये हो गया हमारा। बट ऐसा तो है नहीं कि हमारी रेजिस्टिव ही वाइंडिंग होगी, ठीक। उस केस में क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, T इक्वल्स टू होता है हमारा पाई स्क्वायर, सॉरी T इक्वल्स टू पाई अपॉन 8 P स्क्वायर पाई F2 साइन लैम्डा, ठीक। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये हमें याद रखना चाहिए, ये होता है हमारे टॉर्क का फॉर्मूला होता है, ठीक। अब क्या होता है कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम टॉर्क हमको पता करना चाहिए, पता होना चाहिए। मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा, जब ये साइन डेल्टा की, ये सॉरी साइन लैम्डा की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, दैट इज यूनिटी। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई 8 P स्क्वायर पाई F2, ठीक, यानी साइन लैम्डा इक्वल्स टू 1। और साइन लैम्डा 1 किस केस में होगा, वो इसी रेजिस्टिव के ही केस में होगा, ठीक है। साइन लैम्डा वैल्यू जो 1 होगी वो किस केस में होगी, ये रेजिस्टिव के केस में होगी, ठीक, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई भी एंगल देखने को नहीं मिलेगा, 90 डिग्री का एंगल हमारे फाई और I2 के बीच में या F2 के बीच में हमको देखने को मिलेगा। तो फाई और F2 के बीच का जो एंगल यहाँ पर हुआ हमारा वो हो गया हमारा लैम्डा, और लैम्डा ही हमारा क्या हो जाएगा, उसी की वैल्यू हो जाएगी साइन लैम्डा की हमारी 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमको मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिलेगा। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक, तो वो देखते हैं कि अब हमने पहला एजम्पशन जो लेके चला था कि रोटर प्योरली रेजिस्टिव है, ठीक, बट ऐसा होगा नहीं,
ठीक। तो दूसरे केस में क्या हो जाएगा, एज्यूम, या क्योंकि ये रियल है तो रोटर जो है हमारा रेजिस्टिव ना हो करके इंडक्टिव भी होगा और रेजिस्टिव भी होगा, यानी दोनों ही होगा केस, ठीक है, दोनों ही होगा, जो कि हमारा ओरिजिनल होगा, क्योंकि वाइंडिंग हमने कर रखी है तो रेजिस्टेंस होगा ही होगा तार की वजह से, कंडक्टर की वजह से, और इंडक्टेंस भी हमको देखने को मिलेगा, ठीक। तो अब ये वाला हम केस लेकर के चलते हैं। इस वाले केस में क्या हो जाएगा, हमारा डायग्राम हम पहले देखते हैं, मीन्स अगर हम बात करते हैं फेजर डायग्राम की, तो फेजर डायग्राम पहले देखते हैं। यहाँ पर हमने फाई लिया, 90 डिग्री तो हमारा लैग करेगा ही करेगा, क्या हमारा E2, ठीक है, 90 डिग्री का यहाँ पे हमारा फेज डिफरेंस होगा, ठीक। अब E2 से सर्टेन एंगल हमारा लैग कर रहा होगा I2, और I2 की डायरेक्शन में लेफ्ट, ठीक। अब ये एंगल टोटल कितना हो गया हमारा 90, ठीक, प्लस थीटा, ठीक है, 90 प्लस थीटा हमारा एंगल हो गया अब इस केस में, या इसको हम एंगल को हम थीटा 1 या थीटा 2 भी कह सकते हैं, तो थीटा 2 कर दिया। तो अब टोटल एंगल जो हो गया हमारा, जो लैम्डा था प्रीवियसली हमारा 90 डिग्री था, अब वो लैम्डा की वैल्यू हमारी 90 प्लस थीटा 2 हो गई। तो हमारा जो टॉर्क था, टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/8 p² बाई F2 साइन 90 प्लस थीटा 2, साइन 90 प्लस थीटा 2 हमारा होता है cos थीटा 2, ठीक है। तो अब इस केस में हमारा cos आ गया, यानी कि वैल्यू हमारी एक तरीके से कम हो गई, ठीक है। अब यानी कि जो टॉर्क हमको मिलेगा वो थोड़ा सा रिड्यूस्ड टॉर्क होगा प्रीवियस वाले केस के, ठीक है, प्रीवियस केस के हमारा रिड्यूस्ड टॉर्क अब हमको देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं कि अच्छा ये इंडक्टिव कैसे आता है, ठीक, इंडक्टिव कैसे आता है, क्यों नहीं सिर्फ रेजिस्टिव ही रहता, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इनके बारे में हमें देखना है। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो क्या होती है हमारा, कि अगर हम किसी इंडक्शन मशीन की बात करते हैं तो हमने देखा हुआ है कि ये हमारा स्टेटर हो गया, ये हमारा रोटर हो गया, और इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच में अगर हम बात करते हैं दिस पोर्शन, ये पोर्शन हमारा क्या है, ये हमारा है एयर गैप, ठीक है, यानी कि स्टेटर और रोटर के बीच में हमारा एयर गैप प्रेजेंट होगा। अब ये जो एयर गैप हमारा प्रेजेंट है, इसकी वजह से हमने पढ़ा था कुछ लीकेज होगा ही होगा, इसका फ्लक्स का लीकेज होगा, कुछ लीकेज फ्लक्स देखने को मिलेगा। और लीकेज फ्लक्स को हम किस तरीके से दिखाते हैं, लीकेज रिएक्टेंस, कुछ रिएक्टेंस की हेल्प से दिखाते हैं लीकेज फ्लक्स को। तो लीकेज फ्लक्स को जैसे हम रिएक्टेंस की हेल्प से दिखाने लगेंगे, और हमने रिएक्टेंस के केस में, इंडक्टेंस के केस में ये पढ़ा था कि जो हमारी करंट होती है वो लैग कर रही होती है किसके, वोल्टेज के, ठीक। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो ये करंट I2 है ये किसके लैग करेगी, E2 के। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एयर गैप प्रेजेंट है, एयर गैप प्रेजेंट है, एयर गैप की वजह से हमारा इन दोनों के बीच में कुछ लीकेज फ्लक्स होगा, लीकेज फ्लक्स होगा जिसको कि हम मॉडल करेंगे एज लीकेज रिएक्टेंस, ठीक। और लीकेज रिएक्टेंस की वजह से ही करंट जो है हमारी वो कुछ वैल्यू हमारी लैग करेगी। अगर प्योर होगा ये तो 90 डिग्री, और अगर इसमें रेजिस्टेंस भी होगा तो कुछ ये वैल्यू करेगी। तो क्योंकि ये प्योर नहीं है, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस इसमें दोनों है, इसलिए यहाँ पर कुछ 90 से हमें कम वैल्यू देखने को मिलेगी, और वो वैल्यू क्या है, यहाँ पर हमने थीटा 2 ले रखी है, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा हमारा, इसमें अगर हम देखेंगे तो हमारी cos थीटा 2, ये जो वैल्यू हमको देखने को मिली cos थीटा 2 हो जाएगा। इट मीन्स जो टॉर्क है हमारा वो पहले से थोड़ा सा गड़बड़ हमको मिल रहा है, अभी मैक्सिमम टॉर्क नहीं मिल रहा है। अगर रेजिस्टेंस होता, रेजिस्टिव सर्किट होता तो हमें मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा होता, बट क्योंकि रेजिस्टिव सर्किट नहीं है हमारा, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस भी है, उस केस में हमें टॉर्क की वैल्यू कुछ रिड्यूस्ड मिलेगी, कुछ कम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर थीटा 2 की वैल्यू क्या होती है हमारा, तो थीटा 2 वही एंगल है ना जो कि I2 और E2 के बीच का एंगल है, ठीक, I2 और E2 के बीच का एंगल है। तो उसको अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, tan इनवर्स x2 अपॉन r2, ठीक, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी थीटा 2 की, ठीक। x और r के बीच का एंगल है, सेकेंडरी वाला हमारा मीन्स रोटर का, ठीक। तो tan इनवर्स x2 बाई r2 जो हो गया हमारा, वो हो गया हमारा थीटा 2 की वैल्यू, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं और आगे
देखते हैं कि अगर हमको टॉर्क को इंक्रीज करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे टॉर्क की वैल्यू हमारी क्या हो रखी थी यहाँ पर, π/8 p स्क्वायर, ठीक है, π/8 p स्क्वायर f2 पाई इंटू कॉस थीटा, ठीक। अब ये टॉर्क की वैल्यू जो हमारी न्यू टॉर्क की वैल्यू आ गई है किस केस में, जब हमारा इंडक्टिव और रेजिस्टिव दोनों है उस केस में आ गई और ये वैल्यू घट गई है। अब इसको हमको इंक्रीज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे ये बढ़ी थी, ये एयर गैप की वजह से बढ़ी थी, ठीक है। एयर गैप की जब बढ़ा था तो टॉर्क की वैल्यू जो थी हमारी रिड्यूस हो रही थी, तो हमें एयर गैप को रिड्यूस करना पड़ेगा। इट मीन्स हमको स्टेटर और रोटर के बीच का एयर गैप जो है, ठीक है, ये जो एयर गैप की वैल्यू है इसको कम से कम करना पड़ेगा। मीन्स लीस्ट से लीस्ट पॉसिबल जो भी होगा वो वैल्यू हमें एयर गैप की करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब इससे एक चीज़ हमें ये क्लियर हो जाती है कि एयर गैप की वजह से क्या हो गया, लीकेज फ्लक्स देखने को मिला, ठीक है। एयर गैप की वजह से हमने लीकेज फ्लक्स को देखा। लीकेज फ्लक्स को हमने किस तरीके से मॉडल किया था, लीकेज रिएक्टेंस की तरीके से मॉडल किया था। लीकेज रिएक्टेंस ज़्यादा होने की वजह से जो V और I के बीच का एंगल था वो हमारा शिफ्ट हो गया था, और यही एंगल जो शिफ्ट हो गया था इसकी वजह से हमारा जो टॉर्क था वो हमारा डिक्रीज हो गया था, ठीक है। टॉर्क हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। अब इसी टॉर्क को वापस हमको इंक्रीज करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इसका कॉज है वापस से हम आएंगे और एयर गैप को, क्योंकि यहाँ पर बढ़ रहा था, अब एयर गैप को यहाँ पर हम रिड्यूस करना पड़ेगा। एयर गैप रिड्यूस होगी, लीकेज फ्लक्स हमारा रिड्यूस होगा, लीकेज फ्लक्स रिड्यूस होगा तो हमारा एक्सेल की वैल्यू रिड्यूस होगी, एक्सेल की वैल्यू रिड्यूस होगी तो हमारा वापस से जो ये आई है ये हमारा V की तरफ आने लग जाएगा और टॉर्क की वैल्यू हमारी वापस इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो ये फंडा है हमारा किस चीज़ का, कि एयर गैप क्यों हम कम से कम रखते हैं इन केस ऑफ इंडक्शन मशीन, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे और समझेंगे, देखेंगे भी कि इंडक्शन मशीन्स में तो हमने कम रखा, कम की बात की। सिंक्रोनस मशीन्स की अगर हम बात करते तो सिंक्रोनस मशीन्स के केस में हमारा जो एयर गैप होता था उसकी वैल्यू क्या होती थी, ज़्यादा होती थी। अभी के लिए केवल इतना समझ लेते हैं कि सिंक्रोनस मशीन में जो एयर गैप की वैल्यू ज़्यादा होती है उसका एडवांटेज क्या होता है। तो पहली चीज़ तो स्टेबिलिटी जो है हमारी वो इम्प्रूव होती है, पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी वो भी हमारी बढ़ती है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें होती हैं हमारी किस में, सिंक्रोनस मशीन्स के केस में, इसलिए एयर गैप को हम हमेशा ज़्यादा बना के चलते हैं। और वहीं अगर हम इंडक्शन मशीन्स की बात करते हैं तो एयर गैप को हमेशा हम कम लेकर के चलते हैं। क्यों, जस्ट टू इंक्रीज टॉर्क, ठीक है। टॉर्क को बढ़ाने के लिए हम वापस से मैक्सिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ज़्यादा लेकर के चलते हैं, सॉरी कम लेकर के चलते हैं एयर गैप की वैल्यू को, ठीक है। अब आगे की चीज़ हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम एक और चीज़ देखते हैं, ये फिगर हम पहले इसको समझ लेते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से होता है। तो पहला जो हमारा टॉर्क प्रोडक्शन का, टॉर्क हमारा कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो टॉर्क प्रोडक्शन के लिए क्या क्या नेसेसिटीज़ हैं, क्या क्या ज़रूरतें हैं वो हमें देखना है, क्या क्या कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो पहली कंडीशन क्या होती है कि सेम नंबर ऑफ पोल्स होने चाहिए। तो हमने देखा होगा कि हाँ, जितने ही स्टेटर पे पोल्स रहेंगे उतने ही रोटर में पोल्स बनने चाहिए, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसके लिए, टॉर्क जनरेशन के लिए। अगर अनइवन पोल्स हो गए, मीन्स स्टेटर के पोल्स अगर ज़्यादा हो गए और रोटर के पोल्स हमारे कम हो गए, उस केस में टॉर्क बिल्कुल भी नहीं बनेगा, ज़ीरो हो जाएगा। या अगर ऑपोजिट हो गया तब भी ज़ीरो हो जाएगा। इट मीन्स दोनों को आइडेंटिकल नंबर ऑफ पोल्स, सेम नंबर ऑफ पोल्स हमें रखने पड़ेंगे। ये क्या होता है, हमारी पहली कंडीशन होती है टॉर्क प्रोडक्शन की। और दूसरी कंडीशन क्या होती है हमारी कि मैग्नेटिक फील्ड, जो दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड है, कौन सी, स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड जो कि NS से घूम रही है और जो रोटर की मैग्नेटिक फील्ड है जो भी जो NR से घूम रही है, इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स को सेम होना है, ठीक। इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड यानी स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड और रोटर मैग्नेटिक फील्ड दोनों को ही सेम होना है। हालांकि इनकी स्पीड जो है वो सेम नहीं होगी, तो इनके केवल फ्लक्स, जो इनकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम रहेगी, बट रोटर की स्पीड जो होगी कम होगी और रिलेटिव मोशन की वजह से हमारा मशीन रोटेट करने लगी। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हमारा सेम नंबर ऑफ पोल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो टॉर्क प्रोडक्शन की सबसे पहली जो
अगर हम बात करते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो होता है टॉर्क प्रोडक्शन का, कि हमको नंबर ऑफ पोल्स जो हैं वो नंबर ऑफ पोल्स हमें बना करके चलने हैं क्या, सेम। तो अब दो तरीके की मशीन्स हमने अभी आगे चल करके देखेंगे कि दो तरीके की मशीन्स होती हैं। एक होती है हमारी स्क्विरल केज मशीन्स और एक होती है हमारी वाउंड रोटर मशीन्स। स्क्विरल केज मशीन्स जैसा कि हम अभी डायग्राम में देख सकते हैं कि स्क्विरल केज मशीन्स में क्या होता है हमारा, ये बार्स होते हैं, ठीक है, ये बार्स होते हैं। तो हमें यहाँ पर खुद ब खुद जैसे ही हम यहाँ पर स्टेटर में कुछ पोल्स हमारे जनरेट होंगे स्पीड के अकॉर्डिंग, उस हिसाब से हमें रोटर में हमें अपने आप ही उतने नंबर ऑफ पोल्स मिल जाते हैं, ठीक। तो इसमें हमको कुछ अपनी तरफ से नहीं करना पड़ता, बल्कि अगर हम बात करते हैं इस मशीन की, जो कि यहाँ वाउंड रोटर मशीन दिखा रखी है, तो इस वाउंड रोटर मशीन में हमें क्या करना पड़ता है, इस वाउंड रोटर मशीन में हमें खुद अपनी तरफ से पोल रोटर के भी डिसाइड करके बनाने होते हैं, जितने कि हम स्टेटर को देने वाले हैं, सेम नंबर ऑफ पोल्स यहाँ पर हमको रोटर पर बनाने पड़ते हैं। तो दो चीज़ें क्लियर हो गई, पहला कि स्क्विरल केज में नंबर ऑफ पोल्स सेम रहते हैं, अपने आप ही इंड्यूस होते हैं, और अगर हम बात करते हैं कि वाउंड रोटर में, तो यहाँ पर हमको बनाने पड़ते हैं और खुद से इंड्यूस नहीं होते, ठीक है। तो हमको सेम नंबर ऑफ पोल्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब हम इस फिगर को देखते हैं और समझते हैं क्या है। तो इस जैसा हम पहले फिगर देख चुके हैं, ठीक। तो इस फिगर को हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहले तो ये हमारी फ्लक्स हो गया, कौन सा फ्लक्स हो गया, ये स्टेटर का फ्लक्स, ये स्टेटर का हमारे फ्लक्स हो गया, जो कि किस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने लेकर के चला था, तो उसी में लेकर चलेंगे, एनएस स्पीड से घूम रहा था। बट इसको हमने क्या किया, हमने कह दिया कि ये स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी हमने इसको मान करके चला, ठीक। स्टेशनरी जैसे ही हमने मान करके चला, तो इसकी स्पीड हमको पता चल गई किस डायरेक्शन में घूम रहा है, किस स्पीड से, सेम स्पीड से ही तो घूमेगा ना, एनएस स्पीड से ही घूमेगा क्या हमारा रोटर, एनएस स्पीड से, यानी रोटर की फील्ड जो है वो एनएस स्पीड से घूमना स्टार्ट कर चुकी है, ठीक। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि अब हम इसको डायरेक्शन निकालते हैं, किसकी, इन कंडक्टर्स की डायरेक्शन निकालते हैं कि ये कंडक्टर हमारे किस तरीके की डायरेक्शन में रोटेट कर रहे होंगे, ठीक। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी जो एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस जो है हमारी, वो किस तरीके से मिलेंगी। तो वो न्यूट्रल एक्सिस हमारी किस तरीके से मिलेंगी, वो देखने वाली चीज़ है। तो वो कुछ हमारी इस तरीके से हमको देखने को मिलेंगी, ठीक है। 4 पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमें देखने को ये मिलेंगी, और ये वाली हमें कुछ इस डायरेक्शन में देखने को, तो हमारी ये न्यूट्रल एक्सिस हो गई, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस हो गई हमारी। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से नंबर ऑफ पोल्स जो हैं वो किस तरीके से इक्वल जनरेट होते हैं, जिसकी कि अभी हम बात कर रहे थे, जो कि हमारा एसेंशियल कंडीशन है टॉर्क प्रोडक्शन के लिए, ठीक। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हमने देखा कि ये हमारा क्लॉकवाइज ये इस तरीके से घूमना स्टार्ट हो गया है, क्यों, क्योंकि हमने इसको स्टेशनरी माना था। अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, राइट हैंड फ्लेमिंग रूल लगाएंगे, ठीक, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाएंगे, और देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो कि हम देख रहे हैं कि फोर्स की डायरेक्शन हमारी इस डायरेक्शन में, क्यों, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन हमारी ये है, ठीक। और अगर हम बात करते हैं बी की, मीन्स फ्लक्स की डायरेक्शन, फ्लक्स की डायरेक्शन ये है, तो हमारी आई की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डॉट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने डॉट लगाया, ठीक, यहाँ पर भी डॉट हो जाएगी, साउथ पोल के अंडर में ही है। तो अब इससे एक चीज़ हमें ये क्लियर होगी कि जितने भी साउथ पोल के अंडर हैं वो डॉट हो जाएंगे, सेम ही होंगे। साउथ पोल के अंदर ये भी डॉट हो जाएगा, ये भी डॉट हो जाएगा, ये भी डॉट हो जाएगा, ठीक है। अभी इनको छोड़ दे रहे हैं, इनको छोड़ दे रहे हैं, इनको बाद में हम देखते हैं। नॉर्थ पोल का फिर हमारा क्रॉस हो जाएगा। बाकी हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की हेल्प से यहाँ पर इनको निकाल भी सकते हैं कि कैसे डॉट और क्रॉस होंगे। अब हम देख रहे हैं कि ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये बचे हुए हैं। ये क्यों बचे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि करंट का रिवर्सल हो रहा है, ठीक है। अगर हम इस पोजीशन की बात करें, यहाँ पर इस वाले पॉइंट को, इसको देखते हैं, तो यहाँ पर करंट का रिवर्सल हो रहा है। यहाँ पे डॉट मीन्स आउटसाइड करंट आ रही है, और यहाँ पर हमारी क्रॉस जो कि इनसाइड करंट आ रही है, ठीक है। आउटसाइड करंट आ रही है और यहाँ पे इनसाइड हमारी करंट जा रही है। अब इस केस में यहाँ पर जो है हमारा इस पर्टिकुलर पोजीशन पर, इस पर्टिकुलर कंडक्टर के साथ यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, करंट का रिवर्सल हो रहा है, ठीक। तो ये किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा, ये सारी चीज़ें भी अभी हम देखते हैं, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होगी। अब हम राइट हैंड कर्ल रूल लगाएंगे अगर, तो इसमें जो है हमारा इंटरनल अंदर की तरफ जा रहा है, राइट हैंड कर्ल रूल यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसमें अंदर की तरफ जा रहा है हमारा करंट की डायरेक्शन। तो फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होगी, जैसे ही हम अपनी कर्ल्स को मूव करेंगे तो हम देखेंगे कि डायरेक्शन हमारी क्लॉकवाइज यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी, ठीक है। दूसरे कलर की पेन से इसको बनाने की कोशिश करते हैं।
तो अब इसका डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम इधर देखेंगे डायरेक्शन के बारे में देखेंगे हम इसकी, तो इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी हमको देखने को मिलेगी, कुछ ऐसी डायरेक्शन हमको देखने को मिलेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखने को मिलेगी। अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये डायरेक्शन होगी हमारी, रिटर्न कर, ये डायरेक्शन होगी। सेम इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। और अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसकी डायरेक्शन हमारी क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तरीके से हम, ठीक। अब हम क्या चीज देख रहे हैं कि यहां पर पेन को चेंज करके देखते हैं या समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर करंट की डायरेक्शन अंदर जा रही है, सॉरी फ्लक्स की डायरेक्शन अंदर जा रही है, यहां पर फ्लक्स की डायरेक्शन अंदर जा रही है। और हमें पता है कि अगर हम किसी मैग्नेट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, किसी मैग्नेट की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ से निकल करके साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी जाती हैं। इट मीन्स अगर यहाँ पे करंट अंदर जा रही है, करंट अंदर अगर ये जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा पोल जनरेट होगा, यहाँ पर हमारा साउथ पोल जनरेट होगा। क्यों, क्योंकि साउथ में, तो यहाँ पर हमने साउथ पोल लिख लिया, ठीक, बड़ा बड़ा साउथ पोल लिख लिया। यहाँ पे करंट बाहर को जा रही है तो यहाँ पर हमारा क्या जनरेट हो रहा है, नॉर्थ पोल जनरेट होगा। यहाँ पे करंट वापस से अंदर को जा रही है, यहाँ पर हमारा साउथ पोल जनरेट होगा। और यहाँ पे करंट वापस से बाहर को जा रही है तो यहाँ पर हमारा नॉर्थ होगा। ठीक है, तो अब हमने ये चीज़ तो देख ली कि हमारे यहाँ पर 4 पोल जनरेट हो रहे हैं। किस वजह से जनरेट हो रहे हैं, यहीं पर जो करंट रिवर्सल हो रहा है, ये जो करंट रिवर्सल हमको देखने को मिल रहा है इस जोन में या इस जोन में या इस जोन में या इधर, ये 4 जगह जो हमको करंट रिवर्सल देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर 4 पोल हमारे जो हैं वो इंड्यूस हुए हैं। और ये 4 पोल इंड्यूस हुए हैं, और पोल्स का जो नाम है वो किस तरीके से हमको पता चला, इस वाले प्रिंसिपल। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे 4 पोल जो है कि जनरेट हो चुके हैं। ठीक है, अब जनरेट हो रहे हैं तो देखते हैं आपकी मोशन क्या होगा हमारी मोटर का, किस तरीके से हमारी मोटर जो है वो हमारी रोटेट कर रही होगी। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं, तो ये जो साउथ पोल है हमारा, ठीक है, या इसको हम हाइलाइटर की हेल्प से, पॉइंटर की हेल्प से देखने की कोशिश करेंगे। ये जो हमारा साउथ पोल है, ठीक, ये इस साउथ पोल को रिपेल करेगा, तो ये डायरेक्शन हुई इसकी, इस डायरेक्शन में मूव किया ये। और ये जो साउथ पोल है ये इस नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट होगा तो ये इस डायरेक्शन में गया। इस नॉर्थ पोल से ये वाला नॉर्थ पोल रिपेल होगा तो इस डायरेक्शन में आया। ये वाले नॉर्थ पोल से ये वाला साउथ पोल अट्रैक्ट होगा, इस डायरेक्शन में आया। ये इस डायरेक्शन में आया और ये इसका मतलब हमें क्या पता चलता है कि एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है हमारी, वो हमारी सेट हो गई। कैसे सेट हो गई है वो हम देखते हैं। इस साउथ से इस साउथ की तरफ एंटी क्लॉकवाइज ये गया, फिर ये साउथ से ये अट्रैक्ट हुआ नॉर्थ से, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फिर ये नॉर्थ से नॉर्थ रिपेल होके, ये अट्रैक्ट होके, फिर ये रिपेल होके, फिर ये अट्रैक्ट होके, फिर ये रिपेल होके, फिर ये अट्रैक्ट हो। ये हमने स्टेटर में दिखा दिया, बट ये रोटर हमारा जो है ये मूव कर रहा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा रोटर जो है वो एक मोशन में आ जाएगा। और एंटी क्लॉकवाइज मीन्स अगर फील्ड हमारी जो थी वो क्लॉकवाइज इस केस में हम लेकर के चल रहे थे, जो कि हम इसको स्टेशनरी मान करके चल रहे थे, इसको एंटी क्लॉकवाइज हमारा डायरेक्शन देखने को मिला। मीन्स जिस डायरेक्शन में हमारी फील्ड, जो स्टेटर की फील्ड ओरिजिनली हम लेके चल रहे थे, जिस डायरेक्शन में ये रोटेट हो रही है, उसी डायरेक्शन में हमारा रोटर जो है वो रोटेट होने लग जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पहली कंडीशन ये फुल सेटिस्फाई हो गई हमारी टॉर्क प्रोडक्शन की, कि नंबर ऑफ पोल्स जो थे वो इक्वल है किसके, स्टेटर के। ठीक है, और दूसरी कंडीशन हमारी हमने ये भी देख ली कि हाँ हमारा मोशन हमारा किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, एक चीज हमने देख ही ली है या समझ ही ली है कि स्क्विरल केज में हमें ये चीज जो है, ये पोल्स जो हैं हमारे स्क्विरल केज में, ये पोल्स हमारे सेल्फ जनरेटेड होंगे।
ठीक है, ये अपने आप ही जनरेट हो जाएंगे जैसे ही हम यहाँ पर सप्लाई देते हैं स्टेटर पे। बट अगर हम केस बात करते हैं वाउंड रोटर मशीन्स की, आगे समझेंगे वाउंड रोटर स्क्विरल केज मशीन्स कैसी होती हैं, कैसी दिखने में होती हैं, क्या उनके बेनिफिट्स हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, या क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या चीज़ें हैं। तो अगर हम वाउंड रोटर की बात करेंगे तो वाउंड रोटर के केस में क्या होगा हमारा, वाउंड रोटर के केस में हमें ये पोल्स जो हैं ये खुद हमें बना करके देने पड़ेंगे वाइंडिंग की हेल्प से। ठीक है, तो ये छोटा सा डिफरेंस हो गया। अब एक और छोटी सी चीज़ यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक, कि करंट रिवर्सल हमारा कहाँ पर हुआ है। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्रॉस से डॉट जा रहा है, यानी क्रॉस से जब डॉट जा रहा है तो करंट रिवर्सल हो रहा है, या डॉट से जब क्रॉस जा रहा है तब करंट रिवर्सल हो रहा है। ठीक है, तो करंट रिवर्सल यहाँ पर एक पोल जहाँ पर बन रहा है, करंट रिवर्सल जहाँ हो रहा है वहाँ पर एक पोल बन रहा है, और ये पोल किस तरीके से बन रहा है, जब क्रॉस से डॉट या डॉट से क्रॉस हम देखने को मिल रहा है हमको। ठीक है, यहाँ बीच में हमको कहीं नहीं देखने को मिला, यहाँ बीच में हमको कहीं नहीं देखने को मिला, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी करंट रिवर्सल नहीं हो रहा है। बट अगर हम बात करें, थोड़ा और जूम करके देखते हैं, कि यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई भी करंट रिवर्सल नहीं हो रहा है, बट यहाँ पर हमारा करंट रिवर्सल देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पोल्स जो है कि जनरेट हो। ठीक है, सेम यहाँ पर भी है, सेम यहाँ पर भी है, और सेम यहाँ पर भी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक्स आइडिया कि किस तरीके से हमारे पोल्स जनरेट हो रहे होते हैं। नंबर ऑफ पोल्स हमारे सेम होते हैं, टॉर्क प्रोडक्शन की कंडीशन जो कि होती है हमारी, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि हमारा मोशन किस तरीके से होता है, पोल्स हमारे किस तरीके से जनरेट करते हैं, करंट रिवर्सल क्या चीज़ होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें आज सीखने को मिली। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आगे के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, बाकी चीज़ें भी पढ़ेंगे, काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप यू एंजॉयड, थैंक यू सो मच।